तो सेल्फ क्या है? सेल्फ सिर्फ आपका एक ही ऑर्गन है, वो ऑर्गन है ब्रेन। ठीक है? उस ब्रेन की कलेक्टिव कंप्यूटेशनल पावर है, जो कि आपको ना एक आइडेंटिटी आपको दे रही है। ठीक है? हुँ। वो आइडेंटिटी क्या है? योर एबिलिटी टू थिंक एंड टू मेक हार्ड चॉइसेस। हम साँस हम ले रहे हैं, क्या वो हमारे कंट्रोल पे है? ठीक है? हुँ। क्या जो हमारे हार्ट बीट की स्पीड है, क्या वो हमारे कंट्रोल पे है? ठीक है? यानी कि हमें ये पता चल रहा है कि इंसान जो भी फ़ैसले कर रहा है, वो उसमें खुद हुँ। मुख्तार नहीं है। हुँ। उसकी बॉडी कंट्रोल कर रही है, उसका ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। ठीक है? हाँ, ब्रेन इंसान के कंट्रोल में नहीं है। ठीक है? आप ब्रेन को कंट्रोल नहीं कर सकते। ब्रेन ठीक है। आपको कंट्रोल करेगा। ये आर्टिस्ट आउट ऑफ द बॉक्स जाके कोई भी चीज़ नहीं नहीं बना सकता। जो चीज़ें हुँ। उसने दुनिया में देखी नहीं है ना, वो उस चीज़ को क्रिएट कर ही नहीं सकता। ये एक्सेप्शनल लोग हैं, क्योंकि हुँ। द वे दे थिंक एक कॉमन पर्सन के लिए वैसा सोचना आसान नहीं होता, क्योंकि वो एक डिफरेंट माइंडसेट से चीज़ों को देख रहे होते हैं, प्रोसेस कर रहे होते हैं, रिस्क एनालिसिस कर रहे होते हैं, और वो ये समझते हैं कि जो वो काम कर रहे हैं वो ज़रूरी है करना। जिस तरह से वो अपने अपने काम के साथ ना एक उन्होंने मिशन एक लगा लिया होता है। शॉपिंग। शॉपिंग कितनी आसान है या मुश्किल, ये तो एक अलहदा बहस है। लेकिन मुझे शॉपिंग के वक़्त अपने कपड़े चूज़ करते हुए बहुत ही परेशानी होती है। येलो शर्ट लूँ, ग्रीन लूँ, रेड लूँ या व्हाइट, मुझे तो समझ नहीं आती। आप कौन-सी शर्ट लेते हैं? ग्रीन? अच्छा, येलो। लेकिन येलो शर्ट आपने क्यों पिक की? क्या येलो रंग आपको पसंद है? क्या ये येलो रंग का इंतख़ाब आपने किया है? या फिर आपके इस इंतख़ाब पर कोई बैरूनी क़ुव्वत भी असरअंदाज़ है? क्या फ्री विल का यहाँ पर कोई रोल है? क्या आपकी सोच पर कोई और भी बैरूनी क़ुव्वत असरअंदाज़ हो रही है? इसी फ्री विल के टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे पास दोबारा से अली असद मौजूद हैं। पहले हम ये चीज़ समझते हैं कि फ्री विल क्या है। फ्री विल ये है कि बाय डेफिनिशन अगर हम किताबों में भी पढ़ें, ये पता चलता है कि फ्री विल ये बता रहा है कि आप जो भी अपनी ज़िंदगी में फ़ैसले ले रहे हो, आप उन फ़ैसलों पे खुद मुख्तार हो। कोई बैरूनी क़ुव्वत आपके फ़ैसलों पे असरअंदाज़ नहीं कर रही। आप बिल्कुल फ्री हो। लेकिन जब हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, हमें पता चलता है कि ऐसा नहीं है, हम फ्री नहीं हैं। हम एक फ़िज़िकल, एक मटीरियल दुनिया में रह रहे हैं, जिसके कुछ कवानीन हैं, कुछ लॉज़ हैं। तो उन हुँ। लॉज़ को हम उस लॉ से बाहर जाके हम कोई अलग से कुछ फ़ैसला नहीं कर सकते, ये हमारी लिमिटेशन है। तो अगर हमारी लिमिटेशन आ गई है, इसका मतलब है कि हम जो भी फ़ैसला लेंगे, उस फ़ैसले का कोई ना कोई एक कॉन्सिक्वेंस होगा। या तो वो कॉन्सिक्वेंस आपका पॉज़िटिव वे में होगा, या तो वो कॉन्सिक्वेंस आपका नेगेटिव वे में होगा। तो जब आपके पास एक सामने बज़ाहिर अगर इसको एक्सट्रीम सिंपल वे में बताया जाए कि आपके फ़ैसला या तो अच्छा होगा या बुरा होगा। तो जब आपने गोल यही सेलेक्ट करना है कि आप अच्छा फ़ैसला करो, तो इसका मतलब आप बाउंड हो गए हो। तो जब आप बाउंड हो गए तो आप फ्री ना हुए, ठीक है? हुँ। तो फ्री फ्री विल या फ्री थिंकिंग या जो भी आप जब इसको मज़ीद आगे हम डिस्कस करेंगे फ्री फ्री थिंकिंग को भी। फ्री विल का जो असल गोल है वो ये है कि आप जो भी फ़ैसला करो, चाहे आप ऑप्शन ए सेलेक्ट करो, चाहे वो ऑप्शन बी सेलेक्ट करो। आप जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करो, उससे आपका जो फ़ैसला हो वो ठीक ठीक ही साबित हो। वो कभी भी ना गलत हो ना सही हो। वो हमेशा यही चीज़ बताए कि आपने जो फ़ैसला किया है, दिस इज़ कंपैटिबल विद द वर्ल्ड। ठीक है? हुँ। यानी कि वो करेक्ट फ़ैसला होगा। लेकिन चूँकि हमें पता है कि फ़िज़िक्स है, दुनिया के अंदर मटीरियल वर्ल्ड है, हमने जो भी एक्शंस लेने हैं, फ़िज़िकल एक्शंस लेने हैं, वो नेचर के साथ जब उसने इंटरैक्शन करनी है, तो उसका रिस्पॉन्स आएगा, उसका रिएक्शन आएगा, उससे हम बाहर नहीं जा सकते। ठीक ओके। है? जैसे कि अगर मैं सुबह उठा हूँ, तो सुबह उठ के मुझे भूख लगी है और नाश्ते में मैंने कुछ खाना है। ठीक है? अब अगर तो मैं नाश्ते में
चाय बनाता हूँ, साथ अंडा बनाता हूँ, तो क्या मैं ये बोलूँगा कि मैं अपने इन फ़ैसलों में बिल्कुल आज़ाद हूँ? ठीक है? इसके लिए मैं आपको ना एक थॉट प्रोसेस आपको देता हूँ। अगर एक बंदा है जो बिल्कुल एक गर्म इलाके में रह रहा है, मतलब आप बोल रहे हैं कि वो दुबई में रह रहा है, तो वो सुबह नाश्ते में गरम-गरम चाय पीना पसंद करेगा या वो सुबह नाश्ते के वक़्त कोई पानी या जूस ठंडा जूस पीना पसंद करेगा? ठीक है? या हुँ, अगर दोपहर का टाइम है, तो दोपहर के टाइम में उसको प्यास लगी है, तो क्या वो उस वक़्त पानी नॉर्मल पानी पीना पसंद करेगा या वो ठंडा पानी पीना पसंद करेगा? ठीक है? तो यानी कि जो उसकी चॉइसेस हैं, वो भी लिमिटेड हैं। वो डिपेंड कर रही है कि बैरूनी कुव्वतें क्या हैं, आप जिस इलाके में रह रहे हो, जिस माहौल में रह रहे हो, उनका बहुत असर-अंदाज़ होता है आपके फ़ैसलों के ऊपर। तो यानी कि अगर कोई भी एक थर्ड पर्सन है, अगर वो एक फर्स्ट पर्सन को ऑब्ज़र्व कर रहा है, तो हुँ, वो ये प्रिडिक्ट कर सकता है कि उसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। क्योंकि हर चीज़ फ़िज़िकल वर्ल्ड के मुताबिक क्योंकि वो एक लॉज़ के मुताबिक चल रहे हैं जी, तो वो ये बता सकता है कि उसका नेक्स्ट एक्शन ये हो सकता है। ठीक है? जो फ्री हुँ, विल है अगर तो ट्रू डेफ़िनिशन के अंदर फ्री विल एक्ज़िस्ट करती है, तो उसका नेक्स्ट एक्शन आप कभी भी डिटरमिन नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो ठीक बिल्कुल है। आज़ाद है। ठीक है? लेकिन इसमें सॉरी मैं बस एक पॉइंट रखना चाह रहा हूँ, वो ये है कि चांसेस चांसेस भी तो एग्ज़िस्ट करते हैं ना, जैसे बाज़ औक़ात आपको ज़ाहिर है कि एब्सोल्यूट आपको आंसर नहीं पता होता कि अब जैसे तुमने एग्ज़ाम्पल दी कि वो गर्मी में चाय पिएगा, कॉफ़ी पिएगा या फिर वो कोई ठंडी चीज़ पिएगा। अगर एक जनरल आंसर देखा जाए वो तो यही है कि गर्मी है तो ज़ाहिर है वो कोई ठंडी चीज़ पिएगा। लेकिन आई पर्सनली नो मैनी पीपल इवन दुबई में जो कि गर्मी में सुबह के टाइम कॉफ़ी पीते हैं बिकॉज़ दे हैव डेवलप्ड देयर हैबिट कि बेशक गर्मी हो वो कॉफ़ी पिएँगे या चाय पिएँगे क्योंकि वो उनकी नेचर वो इस तरह की है। सो एज़ अ थर्ड पर्सन इट्स नॉट ऑलवेज़ कि आप हमेशा श्योर हो कि आप जो है वो जज कर पाओ कि ये इसका वो फ़ैसला क्या होगा। तो तुम्हें नहीं लगता कि चांसेस भी एग्ज़िस्ट करते हैं? हाँ, चांसेस भी करते हैं। अब तुम्हारे सवाल का जो पहला पार्ट है, उसको मैं थोड़ा एड्रेस करना चाहूँगा। हुँ, देखिए जब हम एक चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं ना, तो हम एक जनरल बात को डिस्कस कर रहे होते हैं, स्पेशल केसेस को डिस्कस नहीं कर रहे, कि जिस पे हुँ, लोगों की कुछ आदतें होती हैं। कुछ लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं, कुछ लोग दोपहर को उठते हैं। हुँ, तो या कुछ लोगों के बैकग्राउंड्स कुछ ऐसे हैं कि उनको फैमिली से ही चाय पीने की आदत है, तो वो चाय ही चूज़ करेंगे, चाहे वो गर्मी हो या सर्दी हो। लेकिन नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल लोग हैं, ठीक है? जो कि एक नॉर्मल लाइफ़ गुज़ारते हैं। हुँ, तो उनके लिए आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हो कि नेक्स्ट एक्शन उनका ये होगा। अगर उनको गर्मी लग रही है, वो क्रिकेट खेल के आए हैं, तो क्रिकेट खेलने के बाद वो गरम-गरम चाय नहीं पिएँगे, वो बल्कि कुछ ठंडा पानी पिएँगे। ठीक है? हुँ, क्योंकि उनकी जो बॉडी का जो हीट लेवल है, वो इतना बढ़ चुका हुआ है कि उसको कूल डाउन करने के लिए उसको कुछ ना कुछ ठंडी चीज़ पीनी है या वो या तो वो दरख़्त के साए के नीचे जाके बैठ जाए, ठीक है? या वो नहा ले जाके ताकि उसका बॉडी का टेम्परेचर उसका ठंडा हो जाए। हुँ, यानी कि जो आपकी अंदर की जो बायोलॉजी है, आपके अंदर जो भी चीज़ें चल रही हैं, हार्ट बीट है, ब्लड प्रेशर है, उनका बहुत असर-अंदाज़ होता है आपके डे टू डे फ़ैसले के अंदर। इसलिए अक्सर अक्सर लोग कहते हैं कि अगर एक जज अगर कोई फ़ैसला देने जा रहा है, अगर वो लंच से पहले फ़ैसला देगा, ठीक है? तो वो फ़ैसला मेबी थोड़ा हार्ड हो, ठीक है? लेकिन अगर उसने लंच कर ली है, तो लंच करने के बाद वो दोबारा उसने हियरिंग सुनी है, ठीक है? अब वो फ़ैसला करने जा रहा है, तो चांसेस ये हैं कि वो थोड़ा-सा उसका फ़ैसला नरम होगा, ठीक है? क्योंकि अक्सर ये होता है कि इंसान के जो मूड्स होते हैं, वो बहुत जल्दी स्विंग कर जाते हैं अगर तो उसने खाना नहीं खाया हुआ। ठीक है? हुँ, अक्सर लोग खाली पेट के साथ शाउट भी ज़्यादा करते हैं। तो ये जितने भी इंसान के बिहेवियर हैं, वो सारे आप डिटरमिन कर सकते हो क्योंकि वो फ़िज़िकल क्योंकि इंसान है कि फ़िज़िकल वर्ल्ड के अंदर रह रहा है, उसके अपने हुँ, कानून हैं। तो जब आप उन कानून को आप समझोगे, ठीक है? उसको आपने एक तो फ़िज़िकल वर्ल्ड को समझना है और एक हमारा जो रिलेशन है फ़िज़िकल वर्ल्ड के साथ बायोलॉजी में भी सोशियोलॉजी में भी, साइकोलॉजी में भी जितने भी शोबे जो कि हमने अभी तक डिस्कवर किए हैं, समझे हैं, जब हम उनके कवानीन को समझेंगे, तो हमारे लिए उसका अगला एक्शन प्रेडिक्ट करना काफ़ी आसान हो जाएगा। अब मैं आपके ना सवाल के दूसरे पार्ट की तरफ आता हूँ। कि जिसमें आपने बोला है कि ज़रूरी नहीं है कि जो प्रेडिक्शन हो वो ठीक हो, उसपे प्रोबेबिलिटी भी होती है। तो इसलिए
उसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन करने के लिए ना ये चीज़ बताना चाहूँगा कि ना इसमें भी ना एक 2 एक्सट्रीम्स आते हैं। एक एक्सट्रीम ये है कि वो कहता है कि कि आप बिल्कुल फ्री हो, ठीक है, अपने फ़ैसलों में, ठीक है। आपके पास चॉइस है, ठीक है। तो हुँ, एक एक बोलते हैं कि नहीं, जो चॉइसेस होती हैं ना वो रैंडम होती हैं, ठीक है। हुँ, मतलब अगर फ़िज़िक्स की हम बात करें, ठीक है। हुँ, एक फ़िज़िक्स में ये होते हैं कि लीनियर है, क्लासिकल फ़िज़िक्स है, ठीक है, जो कि न्यूटोनियन फ़िज़िक्स है, ठीक है। और एक वो है कि प्योर रैंडमनेस है। हम कहते हैं कि यूनिवर्स के अंदर ना रैंडमनेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हुँ, अब रैंडमनेस को भी समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हम इस टॉपिक को डेप्थ में जाके समझ सकेंगे। रैंडमनेस क्या है? रैंडमनेस ये है कि इंसान की इनकैपेबिलिटी टू प्रेडिक्ट समथिंग, ठीक है? ओके, कि इंसान के पास अभी वो कंप्यूटेशनल पावर नहीं है माइंड के अंदर कि वो ये प्रेडिक्ट कर सके कि नेक्स्ट क्या होने जा रहा है, ठीक है? यानी कि मैं हुँ, आपको इसकी एक मिसाल दूँ कि अगर आपके पास कोई शीशे का ग्लास है, ठीक है? आप पानी पी रहे हो, तो पानी पीने के बाद आपने वो ग्लास ज़मीन में फेंक दिया। तो जब आपने वो ग्लास ज़मीन में फेंका है, तो ज़ाहिर है वो एक्शन और रिएक्शन होगा, न्यूटन का थर्ड लॉ उसमें अप्लाई होगा। तो जब एक्शन और रिएक्शन की वजह से जब फ़ोर्स उसके ऊपर लगेगी, तो वो ग्लास जो होगा वो टूट जाएगा। तो हुँ, टूटने के बाद उसके जितने टुकड़े बनेंगे, ठीक है? वो टुकड़े जिस डायरेक्शन में जाएँगे, वो डायरेक्शन बिल्कुल रैंडम होगी। क्यों रैंडम होगी हमारे लिए? क्योंकि हम ये नहीं बता सकते कि वो उसका उसका जो टुकड़ा है वो एक लेफ्ट में जाएगा, एक राइट पे जाएगा, कितने टुकड़े वो बनेंगे, कितने डिस्टेंस तक वो उसका इम्पैक्ट होगा। तो हम ये नहीं बता सकते क्योंकि उसमें कम्प्यूटेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है? इसी तरह अगर हम क्वांटम फिज़िक्स के अंदर भी चले जाएँ, ठीक है? चलो उसमें नहीं, आप एटॉमिक लेवल पे ही आ जाएँ कि जिसके अंदर पार्टिकल्स हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो आपस में जब टकराते हैं, ठीक है? हुँ, जो भी एटॉमिक पार्टिकल हैं, हुँ, वो जब टकराएँगे तो ज़ाहिर है उसका रिएक्शन होगा, एक टकरा के वहाँ जाएगा, ठीक है? फिर वहाँ से वो टकरा के इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, यानी कि हमें उसकी ना ये नहीं पता चलता कि उसका उसका नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या होगी टकराने के बाद, हुँ, ठीक है? इसलिए हम ये बोलते हैं कि जो एटॉमिक जो कोलिजन है उसके अंदर एटम्स जो आपस में कोलाइड कर रहे हैं, कोलाइड करने के बाद जो उनकी लोकेशन चेंज हो रही है, वो इतनी स्पीड से चेंज हो रही है और इतनी ज़्यादा वो कोलाइड कर रही है कि हमारे लिए ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है? कि वो कहाँ पे होगा। क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स जो फिज़िक्स है उसके अंदर ये है कि आपको ना वो चीज़ छोड़नी पड़ेगी। अगर आप ये बोलोगे कि टाइम और स्पेस के साथ आप किसी चीज़ की वो बता सकते हो कि वो कहाँ पे मौजूद होगा, दैट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि आपके पास कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है कि आप स्पेस टाइम से आप बता सको कि पार्टिकल इस वक़्त इस हुँ, पोज़ीशन के ऊपर है। क्योंकि ठीक जैसे है, ही आपने ये बताना है कि वो इस पोज़ीशन के अंदर है, नेक्स्ट ही मोमेंट में वो किसी और पोज़ीशन में चला जाएगा। ठीक ठीक है। है? चलो इसको ना एक इसकी एग्ज़ाम्पल एक और मैं देता हूँ शायद उससे तुम मज़ीद थोड़ा एक्सप्लेन कर सको। जैसे मैं तुम्हें एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि लेट्स से एक बंदा है और वो ना रोड पे ड्राइविंग कर रहा है, ठीक है? अब आप ज़ाहिर है कि वो रोड पे जा रहा है और रोड पे उसके अलावा और गाड़ियाँ भी जा रही हैं, ठीक है? अब वो जिस जगह पे अपनी डेस्टिनेशन पे जाना चाह रहा है, वो उधर पहुँच सकेगा या नहीं पहुँच सकेगा, ठीक है? उसका रास्ते में एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा या फिर वो वाक़ई उधर पहुँच जाएगा, ठीक है? तो आप ज़ाहिर है कि 100% तो नहीं कह सकते, ठीक है? लेकिन अगर उसका एक्सीडेंट हो भी जाता है, तो क्या उस एक्सीडेंट के होने पे भी कोई बैरूनी चीज़ इन्वॉल्व है या फिर वो चीज़ भी रैंडम है? क्योंकि उसकी वो चीज़ होने में अगर उसका एक्सीडेंट हुआ है, तो हो सकता है उसकी गलती हो सकता है कि जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ है उसकी गलती हो, या हो सकता है उसकी भी गलती ना हो, किसी थर्ड पर्सन की गलती हो जिसकी वजह से इन दोनों का एक्सीडेंट हो गया। तो या फिर ये भी हो सकता है कि एक्सीडेंट ना हो और वो सेफ़ली अपने डेस्टिनेशन के ऊपर पहुँच जाए। हुँ। तो मतलब ये है कि इस लेवल के ऊपर क्या आप श्योर शॉट ये बता सकते हो कि ये चीज़ होगी या नहीं होगी? अगर तो होगी तो क्या उसके ऊपर कोई चीज़ इफ़ेक्ट कर रही है? अगर नहीं होगी, तो क्या तब भी इफ़ेक्ट कर रही है या फिर इसमें भी चांसेस एक्ज़िस्ट करते हैं? हुँ। देखिए, जब आप एक गोल डिफ़ाइन कर लेते हैं ना आपने, पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाना है, हुँ, ठीक है?
आप सर्टेन 100% तब होगे कि जब आपको ए टू बी के अंदर जितने भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, उन सब का आपको पता है, हुँ, ठीक है? लेकिन अगर कोई भी वेरिएबल है कि जो कि आपका एक ब्लाइंड स्पॉट बन गया और आपको नहीं पता, तो आप ये बोलते हो कि अब ये प्रोबेबिलिटी है कि वो उधर पहुँच पाए या ना पहुँच पाए। हुँ, लेकिन आप ये कह देते हो कि मैक्सिमम चांस ये है कि वो पहुँच जाएगा आराम से। क्योंकि हुँ, आपने अपनी तरफ से रिस्क असेसमेंट सारी कर ली है, लेकिन फिर भी आपने 10% या 20% आपने लेवरेज दिया हुआ है कि कुछ भी हो सकता है, ज़लज़ला आ सकता है, आंधी-तूफ़ान आ सकता है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर वो चीज़ें आ जाएँ, उसकी उसकी वजह से हमारी सारी कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगी, जो हमने पहले की हुई थी, अब हमें दोबारा से कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है? हुँ, इसलिए इसलिए मैथमेटिक्स के अंदर ना एक तो ये 2 चीज़ें होगी ना, एक तो आपको क्लासिकल फिज़िक्स है, लीनियर आपको पता है कि 2 + 2 4 होगा, ठीक है? हुँ, और एक आपके पास रैंडमनेस होगी, जिसमें आपको बिल्कुल भी नहीं पता है कि नेक्स्ट वो कहाँ पे होगा, ठीक है? लेकिन उसके बीच में भी ना एक गोल्डन मिड है मैथमेटिक्स का, जिसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक हुँ, है? प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो मतलब डिटरमिनिस्ट फिज़िक्स यानी कि जो क्लासिकल फिज़िक्स है प्लस जो कि रैंडम फिज़िक्स आप बोल लो, क्वांटम फिज़िक्स आप बोल लो, हुँ, उनका ना वो गोल्डन मिड है वो वाला, ठीक है? और वो ओके, प्रोबेबिलिटी ये बताती है कि आप ये वो सारे चीज़ें आप डिटरमाइन कर लेते हो कि ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है? जैसे कि हफ़्ते के अंदर कितने दिन हैं? 7 दिन हैं, हुँ, ठीक है? तो आज कौन-सा दिन है? ठीक है? तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/7 होगी, ठीक है? कोई 1 दिन होगा, ठीक है? हुँ, हुँ, इन सातों में से कोई 1 दिन होगा आज का, हुँ, ठीक है? अगर आप आंसर करो 7 दफ़ा, 1 आंसर आपका ठीक होगा, हुँ, तो ये आपकी ना प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है? प्रोबेबिलिटी क्या क्या कहते हैं कि आपने एक्सट्रीम्स आपने डिफ़ाइन कर ली है। अब जो भी काम होगा वो उसी एक्सट्रीम्स के दरमियान में ही काम होगा, उससे वो बाहर नहीं जा सकता। तो जब बिल्कुल। आपने एक्सट्रीम के इर्द-गिर्द आपने बाउंड्रीज़ लगा ली, अब उस बाउंड्री के अंदर आप कहाँ पे जाके आप स्टे करते हैं, ठीक है? उसका आपको नहीं पता क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे वेरिएबल इन्वॉल्व हैं। हुँ, तो ठीक है। इसलिए आप बोलते हैं कि वो प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी को आप मैथमेटिक्स की एक पूरी फ़ील्ड है कि हुँ, आपने ये बताना है कि कल का दिन क्या होगा, कितनी गर्मी होगी, कितनी सर्दी होगी, क्या कल बारिश होगी कि नहीं, ये आप 100% श्योरिटी के साथ नहीं नहीं कह सकते। लेकिन आप प्रोबेबिलिटी के साथ आप ये चीज़ बता सकते हो। बिल्कुल और जैसे अभी तुमने कहा कि उसके ऊपर काफ़ी वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो सिंपल एग्ज़ाम्पल्स में तो ज़ाहिर है जैसे अभी वीक सिलेक्शन के ऊपर तो आपने कह दिया कि 7 में से कोई एक ऑप्शन होगा। जैसे मैंने अभी गाड़ियों वाली जो एग्ज़ाम्पल है वो दी, तो उसमें अभी ना एक टेस्ला जो कार है, ठीक है? अब टेस्ला कार में ना एक स्टोरी मुझे खुद पता है मतलब मेरी फर्स्ट हैंड नॉलेज है जिसमें ये हुआ एक बंदे के साथ कि वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था हुँ, और बिकॉज़ वो टेस्ला में जा रहा था और टेस्ला तुम्हें पता है ऑटोमेटिक कार है और वो ना कैलकुलेट कर रही होती है बाकी गाड़ियों की स्पीड, वेदर, विंड स्पीड और इस तरह की चीज़ें। तो अब ना उसने कैलकुलेट किया कि ये जिस स्पीड से जा रहा है ना और दूसरी साइड से जो ट्रक आ रहा है और एक और गाड़ी जो जा रही है, तो चांसेस ये हैं उनकी कोलिजन होगी, तो अगर उनकी कोलिजन होगी तो इसकी भी टक्कर होगी, तो वो गाड़ी ने ऑटोमैटिकली यू टर्न ले लिया हुँ, और वो गाड़ी रुक गई, वो गाड़ी की हैंड ब्रेक हो गई और वो गाड़ी रुक गई उधर ही। हुँ, एंड इट टर्न्ड आउट कि उनकी कोलिजन वाक़ई आपस में हुई, उस ट्रक की और उस गाड़ी की जो कि हुई थी। इंटरेस्टिंग। व्हिच इज़ अ वेरी गुड एग्ज़ाम्पल मतलब ये है कि हाँ, ज़ाहिर है कि इसके अलावा और भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं, बट द हुँ, वेरिएबल्स दैट वी कुड सेंस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो कि स्मार्ट कार्स कुछ कर भी रही हैं, वो सेंस करके फिर भी किसी हद तक प्रेडिक्ट कर देती हैं, जिसकी बेस पे हुँ, आपकी वो चीज़ वो डिसाइड हो जाती है। ओके, गुड एग्ज़ाम्पल। अ, अच्छा अली एक इसमें ना मैं बस एक और क्वेश्चन ये करना चाह रहा हूँ कि अब जैसे ना ज़ाहिर है कि हमारी जो डेली रूटीन है, उस डेली रूटीन में हम ज़्यादातर वही काम कर रहे होते हैं जो कि हमारी हैबिट्स हैं, ठीक है? जैसे अगर कोई सुस्त बंदा है तो वो सुस्त रहेगा, ज़्यादा काम नहीं करेगा। अगर कोई बंदा थोड़ा एक्टिव है तो वो ज़्यादा काम करेगा और वो क्योंकि उनकी वो हैबिट डेवलप हो गई है। फिर एक दिन में वो क्या-क्या काम करेगा ये भी उनकी हैबिट में शामिल है। बहुत कम ऐसे होता है कि इंसान वो वाला काम करता है जो उसकी उसकी हैबिट के खिलाफ है, उसको नॉर्मली हम बोलते हैं कि ये ना इसकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे इसकी एग्ज़ाम्पल ले लो कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बुखार है
और आपको डॉक्टर ने मना किया है कि आपने कोई ठंडी चीज़ नहीं खानी और गर्मी बहुत है और आप वो ठंडी चीज़ आपका खाने का दिल भी कर रहा है। आपकी बॉडी भी कह रही है, जैसे तुमने कहा कि आपकी बायोलॉजी भी कह रही है कि वो ठंडी चीज़ आप खाओ। लेकिन बिकॉज़ डॉक्टर ने आपको कहा है तो अगर तो उस पर्सन की विल पावर स्ट्रॉन्ग है तो वो कहेगा नहीं मैं नहीं खाऊँगा ये। लेकिन अगर उसको वो उस चीज़ का इफ़ेक्ट ले लेता है तो वो करेगा। तो क्या अगर वो उस टाइम के ऊपर अपनी विल पावर को यूज़ करके वो वाली चीज़ नहीं खाता, तो क्या वो फ्री विल में काउंट नहीं होगी चीज़? काफ़ी आपका इंटरेस्टिंग ये सवाल है, क्योंकि इस चीज़ को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है कि हुँ, इवन दो हम ये कहते हैं कि जब हम लोगों के जनरल बिहेवियर देखें तो वो हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं। हुँ, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केस हमें मिलते हैं कि वो हमें लगता है कि यार ये नॉर्मल वे में ये लोग फंक्शन नहीं कर रहे, इनकी विल हुँ, पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये ऐसे है, ये वैसे है, ठीक है? हुँ, तो इसका इसका आंसर ये है कि जब हम जनरल पीपल की बात करते हैं ना, तो उनका हम जनरल आईक्यू लेवल से ही हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है? ठीक है। इंसान ने जो भी देखो, अल्टीमेटली क्या करना है इंसान ने? फैसला करना है ना, ठीक है? या तो उसने हुँ, ऑप्शन ए सेलेक्ट करना है, या उसने ऑप्शन बी सेलेक्ट करना है, या सी हुँ, करना है, डी करना है, जितनी भी उसके पास ऑप्शन मौजूद हैं। हुँ, उन ऑप्शंस का उसने इम्पैक्ट एनालिसिस करना है। तो वो हुँ, इम्पैक्ट एनालिसिस वो अपने इंटेलिजेंस से ही वो कर सकेगा कि हुँ, वो कितना प्रोसेस कर सकता है, ठीक है? और वो कितना इमेजिन कर सकता है उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म के ऊपर। व्हिच इज़ नॉट एन ईज़ी फॉर अ कॉमन मैन, ठीक है? हुँ, इसलिए हम अक्सर देखते हैं कि लोग वो वाले काम कर जाते हैं जो कि नॉर्मल लोग नहीं कर पाते, कि जिस तरह इलन मस्क स्पेस पे चला गया, ठीक है? इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बना ली, बहुत कुछ उसने किया, ठीक है? तो हमारे लिए वो एक किस्म का, हम बोलते हैं कि यार एक किस्म का हीरो है ये, ठीक है? क्योंकि ये नॉर्मल लोगों वाले काम नहीं है जो उसने किए हैं। हुँ, तो क्या उसके पास फ्री विल थी इसलिए उसने किया, या क्या उसके अंदर डिफरेंट था? जो डिफरेंट था वो ये था कि उसने एक चीज़ के ऊपर काम किया है, वो है अपने माइंड के ऊपर। अपने हुँ, कॉन्शसनेस को उसने एक्सपैंड किया है, कॉन्शसनेस के जो मसल हैं वो स्ट्रॉन्ग किए हैं। वो उसने स्ट्रॉन्ग कैसे किए हैं? उसने अपनी माइंड को ये कॉन्स्टेंटली उसने इसी एक्सरसाइज़ में ही रखा है कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना उसने। तो जब हुँ, उसने इसी एक्सरसाइज़ में ही अपने माइंड को रखा है, तो उसका अब माइंड नॉर्मल लोगों के माइंड से अच्छा प्रोसेस करता है। तो वो वाले भी फैसले कर सकता है जो कि नॉर्मल लोग नहीं कर सकते। जिस तरह मैं हुँ, आपको मिसाल मिसाल देता हूँ कि आइंस्टाइन जो था बड़ा जीनियस था, ठीक है? जब वो हुँ, फ़ौत हो गया, तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि जो डॉक्टर थे उन्होंने उसका स्कल काटा। हुँ, स्कल काटने के बाद उसका ब्रेन बाहर निकाला। जब उसका ब्रेन बाहर निकाला, उसको पता चला इसका जो ब्रेन है ना, वो जो नॉर्मल लोगों के ब्रेन से उसका बहुत डिफरेंट इस तरह से है कि उसके अंदर बहुत सारे ना वो हैं वेवनेस जो भी कह लो, ठीक है? हुँ, जिससे वो कह रहे थे कि नॉर्मल लोगों में ये इतने ज़्यादा नहीं होता, इसलिए उनका आईक्यू या ईक्यू इतना इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। हुँ, लेकिन चूँकि जो आइंस्टाइन है, उसकी तो पावर ही इमेजिनेशन के ऊपर थी। वो हर हुँ, वक़्त सोचता ही रहता था, ठीक है? तो उसने जो उसकी ब्रेन की जो मसल थे ना, उसको स्ट्रॉन्ग किया हुआ था, जिसकी वज़ह से वो वाले फ़ैसले कर सकता था, जो कि नॉर्मल लोग नहीं कर सकते थे, हुँ, ठीक है? तो डिफ़रेंस सिर्फ़ एक ही है कि आपका अगर ब्रेन अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? आपने उसकी उसकी उसके मसल डोले-शोले आपने उसके स्ट्रॉन्ग कर लिए हैं, तो वो अच्छे फ़ैसले करेगा। अगर तो आइंस्टाइन ने कोई वाइन पी हो, या वैसे ही उसको कोई ब्रेन हैमरेज हो गया है, कोई टक्कर लग गई है, तो उसके बाद हम देखेंगे कि उसके जो डे टू डे के डिसीजंस होंगे वो फिर उतने इफ़ेक्टिव नहीं होंगे, हुँ, ठीक है? तो जो भी चीज़ है वो फ़िज़िकल है। तो क्योंकि अक्सर चीज़ ना लोग फ्री विल को कनेक्ट करते हैं एक ऐसी एंटिटी के साथ जो कि फ़िज़िकल वर्ल्ड में नहीं है। जैसे स्पिरिट के साथ उसको वो कनेक्ट कर देते हैं। हुँ, ठीक है? लेकिन साइंस ये कहती है, जो भी चीज़ है वो आपका सिर्फ़ माइंड है। क्योंकि अगर आपने ये देखना है कि अच्छा फ़िलोसॉफ़िकल एक सवाल है, ठीक है? ये नाक किसकी है, ये आँख किसकी है, ठीक है? ये मुँह किसका है, ये दाँत, ये बाल ये किसके हैं, ठीक है? तो मुझसे कोई पूछेगा, मैं बोलूँगा ये मेरा है, ये मेरा हाथ है, ये मेरे बॉडी पार्ट्स हैं, ये वो। फिर आखिर में एक जो बड़ा मुश्किल सवाल पूछा जाता है, ये मेरा क्या है? ये मेरा कौन है? ठीक है? हू एम आई? ये सेल्फ क्या है? ठीक है? तो सेल्फ क्या है? सेल्फ सिर्फ़ आपका एक ही ऑर्गन है, वो ऑर्गन है ब्रेन। ठीक है? उस ब्रेन की कलेक्टिव कंप्यूटेशनल पावर है, जो कि आपको ना एक आइडेंटिटी आपको दे रही है।
ठीक है? हुँ, वो आइडेंटिटी क्या है? योर एबिलिटी टू थिंक एंड टू मेक हार्ड चॉइसेस। ये हुँ। आपकी आइडेंटिटी है, इसके अलावा आपकी आइडेंटिटी कोई नहीं है, ठीक है? अगर या आप फिर ये भी कि आप एग्ज़िस्ट करते हो कॉन्शियसनेस बेसिकली। कॉन्शियसनेस बिल्कुल। और अगर आप कंप्यूटर को देखो, तो कंप्यूटर के पास माउस भी होता है, कीबोर्ड भी होता है, बॉडी पार्ट्स उसके उसके सारे होते हैं, लेकिन जो उसका मेन चीज़ है, वो उसका सीपीयू और उसका मदरबोर्ड है, हुँ, ठीक है? क्योंकि वो एक ऐसी प्लेस है कि जहाँ पे वो सारी प्रोसेसिंग करता है। उ उस प्रोसेसिंग के रिज़ल्ट के ऊपर वो कुछ डिसीज़न या कोई आउटपुट आपको वो जनरेट करके देता है। तो हुँ, अगर हम ये बोलते हैं ये कंप्यूटर अच्छा है, तो हम सिर्फ़ ये कह रहे हैं कि उसका जो प्रोसेस करने का जो मैकेनिज़्म है ना, वो बहुत अच्छा है। तो जो हुँ, सेल्फ है, जो आई है, जो मी है, ठीक है? वो कोई स्पिरिट नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका माइंड है, आपका ब्रेन है, ठीक है? आपकी ब्रेन की ये अब कैपेबिलिटी है कि वो मुश्किल चीज़ों को प्रोसेस करके कोई सॉल्यूशन निकालता है। और हर बंदा इसको इम्प्रूव कर सकता है, सिर्फ़ मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है? कि वो उसको अगर अच्छी इन्फॉर्मेशन उसके पास मौजूद हो, उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने का तरीका उसको पता हो, उसको प्लेटफ़ॉर्म मिला हो ये सारे काम करने के, तो वो भी वही फ़ैसले कर सकता है जो जो कि इलन मस्क कर सकता है, ठीक है? अल्टीमेटली सारी चीज़ें ब्रेन के पास ही होती हैं कि वो सोच रहा होता है कि क्या चीज़ बेहतर है, क्या चीज़ नहीं बेहतर। लेकिन उसके जो वो फ़ैसले हैं, अगर तो हम ये कह रहे हैं कि फ्री विल नहीं है, तो वो वाले फ़ैसले किस तरह करेगा जिसकी वज़ह से उसका माइंड इम्प्रूव होगा? मतलब कि ये तो एक पैराडॉक्स बन गया ना कि आप जब आपके जो अपने फ़ैसले हैं, वो आपके अपने इख्तियार में ही नहीं हैं, तो आप अपने वो वाले फ़ैसले किस तरह से करोगे जिन फ़ैसलों को करके आप कोई एक ख़ास मुकाम हासिल करना चाहते हो? ठीक है, उसको आंसर करने से पहले ना पहले एक बड़ा सिंपल सा हमने आंसर करना है कि हमारे पास अपनी बॉडी में कितना कंट्रोल हमारे पास है। हम साँस हम ले रहे हैं, क्या वो हमारे कंट्रोल पे है? ठीक है? हुँ, क्या जो हमारे हार्ट बीट की स्पीड है, क्या वो हमारे कंट्रोल पे है? ठीक है? क्या वो अक्सर नी जर्क रिएक्शन जो होते हैं कि आपकी आँख के हुँ, सामने कोई आ जाए, ऑटोमेटिक आपकी आँख बंद हो जाती है। हुँ, साउंड हैवी सुन लो तो आप एकदम कान बंद कर लोगे या नीचे बैठ जाओगे। ठीक है? हुँ, तो ये वाले फैसले कौन कर रहा है? ये वाले फ़ैसले सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका माइंड कर रहा है। आपका माइंड का जो वन ऑफ़ द मेन जॉब है वो ये है कि उसने आपको सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स दी हुई हैं। बिल्कुल। हुँ, और वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स ही हैं जो उसको मजबूर करती है कि अब तुमने ये वाला एक्शन लेना है या ये वाला एक्शन नहीं लेना। ठीक हुँ, है? ये तो मैंने तुम्हें बहुत सिंपल टर्म में बता दिया है। अब हुँ, जब आप इसका रिलेशन आप सोसाइटी के साथ करोगे, आप वर्ल्ड के साथ करोगे जिसमें उस इंसान ने मतलब कनेक्ट होके काम करना है, तो हुँ। ज़ाहिर है कि वो जो भी काम करेगा वो अपने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स और जो उसकी एबिलिटी टू थिंक एंड टू प्रोसेस द प्रॉब्लम वो वही करेगा। अल्टीमेटली हर चीज़ ब्रेन के पास है। ठीक है, लेकिन जैसे ना मैं एग्ज़ाम्पल ये दे रहा हूँ कि अब ये वाले जो कुछ बेसिक फ़ैसले हैं जो कि सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के साथ लिंक्ड हैं। जैसे अभी तुमने एग्ज़ाम्पल दी कि अगर इंसान की आँखों के सामने एकदम कोई चीज़ आए तो आँख खुद बंद हो जाती है विदाउट कॉन्शियसली डूइंग इट, हुँ, ठीक है? वो उसकी बायोलॉजिकल डिटेल भी हैं कि वो आपकी बॉडी में ग्लैंड्स होते हैं जिसके जो जो वैसे ही क वर्क करते हैं जैसे कैशे मेमोरी वर्क करती है आपके कंप्यूटर में, कि उसके अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन है कि कोई भी चीज़ आए तो वो खुद ही उसने वर्क करना है जिसको नॉर्मली आप मसल मेमोरी भी कहते हो, हुँ, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें तो एग्ज़िस्ट करती हैं, लेकिन मेरा जो सवाल है वो ये है कि एक ख़ास मुकाम अचीव कर अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं ना अ लेट्स से इलॉन मस्क की तरह ना अपना माइंड ग्रो कर लूँ, ठीक है? हुँ, तो अब वो चीज़ अचीव करने के लिए ज़ाहिर है मुझे कुछ फ़ैसले करने पड़ेंगे, कि मैं ये कहूँगा कि मैंने ना डेली ये बुक पढ़नी है, ठीक है? या डेली मैंने कुछ इस तरह की मेंटल एक्सरसाइज़ेज़ करनी है जिसकी बेस पे मेरा माइंड थोड़ा इम्प्रूव होना शुरू हो जाए। या फिर मैंने कोई फाइनेंशियल चेंजेज़ लेके आने हैं अपनी ज़िंदगी में, कुछ रूटीन के चेंजेज़ अपनी ज़िंदगी में लेके आने हैं। लेकिन अगर वो वाले सारे फ़ैसले मेरे इख्तियार में ही नहीं हैं, तो फिर किस तरह मैं ये एक ख़ास मुकाम अचीव कर सकता हूँ? मतलब कि आपने कोई भी फ़ैसला किया, आप वो अचीव किस तरह कर सकते हो अगर उस फ़ैसले तक पहुँचने के लिए जो कुछ आपने अपनी ज़िंदगी में चेंजेज़ लेके आने हैं, वो आपके इख्तियार में ही नहीं है? ठीक है, इसका इसका जवाब हम बड़ा सिंपल इस तरह से दे सकते हैं कि हुँ, आपका जो मेन जॉब है ना, वो सिर्फ़ ये है माइंड का कि एक तो उसने आपको प्रोटेक्ट करना है और दूसरा ये है कि उसने
इम्प्रूवमेंट लेके आनी है लाइफ़स्टाइल के ऊपर। हुँ, अब वो इम्प्रूवमेंट लाने के लिए उसके साथ एक कॉस्ट भी लगी होती है। यानी कि अगर आपने अच्छा सोचना है, आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, 4 साल आपको लगाने पड़ेंगे। आपको सोसाइटी में आपने अच्छा फ़ंक्शन करना है, तो सोसाइटी के अंदर रहते हुए आपने जॉब करनी है, बिज़नेस करना है, लोगों की हार्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो वो फ़ैसले आपको करने पड़ेंगे। फिर हुँ, आपको ये भी करना है कि ये सारे काम करने के लिए मुझे क्या चीज़ें सैक्रिफ़ाइस करना पड़ रही हैं और ये वाला काम मैं कर रहा हूँ और तो क्यों कर रहा हूँ। तो अगर उसको क्यों का आंसर से के साथ वो कन्विंस है, तो वो मुश्किल काम भी वो वाला कर लेता है, हुँ, ठीक है? अभी जैसे इलन मस्क हैं या स्टीव जॉब्स हैं या बिल गेट्स हैं, ये एक्सेप्शनल लोग हैं। क्योंकि हुँ, द वे दे थिंक एक कॉमन पर्सन के लिए वैसा सोचना आसान नहीं होता क्योंकि वो एक डिफरेंट माइंडसेट से चीज़ों को देख रहे होते हैं, प्रोसेस कर रहे होते हैं, रिस्क एनालिसिस कर रहे होते हैं और वो ये समझते हैं कि जो वो काम कर रहे हैं वो ज़रूरी है करना। जिस तरह से वो अपने अपने काम के साथ ना एक उन्होंने मिशन एक लगा लिया होता है, वो उसके इवेंजलिस्ट बन जाते हैं। जिस तरह अ, हर डोमेन में ना इवेंजलिस्ट होते हैं। कि हुँ, जैसे मज़हब की डोमेन के अंदर इवेंजलिस्ट होते हैं, हमें पता चलता है यार ये इस बंदे ने देखो अपना काम कितना लेवल तक ऊपर ले गया, ठीक है? हुँ, हुँ, पाकिस्तान में इसकी बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स हैं, ठीक है? पॉलिटिक्स के अंदर भी आपको ऐसे एग्ज़ाम्पल मिलते हैं कि जो कि अपने काम के अंदर ना बहुत मतलब आला दर्जे के ऊपर वो पहुँच गए होते हैं। इसलिए हुँ, हर आपको ना डोमेन के अंदर ना उसके एक्सट्रीम्स आपको मिलना शुरू हो जाते हैं, जो कि एक्सट्रीम सक्सेस एग्ज़ाम्पल्स होती हैं। हुँ, वो ये सारी चीज़ें आपको ये बता रही हैं कि ये वो चीज़ें जो कि इंसान अचीव कर सकता है, लेकिन उसको अचीव करने के लिए जो मेहनत जो सैक्रिफ़ाइसेस दरकार हैं, वो करना पड़ते हैं, वो इतना आसान नहीं होता। और इसके अलावा ये कि ये जो दुनिया है, वो कॉम्पिटिशन के अंदर है, तो कॉम्पिटिशन में आपने रहना है। आप इंटेलिजेंस भी आपने शो करनी है, आपने चीज़ें अच्छी क्रिएट भी करनी है। ये सारी चीज़ें करना इतना आसान नहीं होता, तो ज़्यादातर इंसान वो लाइफ़ चूज़ करना पसंद करते हैं जो कि ईज़ी लाइफ़ है। तो जिस वज़ह हुँ। से जो ज़्यादातर ज़्यादातर लोग हैं वो उस एक्सट्रीम सक्सेस तक पहुँच ही नहीं पाते, क्योंकि दे आर कंटेंट एंड दे आर हैप्पी विद वेयर दे आर। हाँ, ऐसे ही है। इसमें भी ना एक और चीज़ ये है, इसको अगर बेसिक टर्म्स में लेके आ जाए तो 2 चीज़ें होती हैं बेसिकली, एक सर्वाइव और एक थ्राइव। हुँ, कि इंसान सबसे पहले तो सर्वाइव के ऊपर ही वर्क कर रहा होता है कि मैं सर्वाइव कर रहा हूँ, मतलब कि मुझे खाना मिल रहा है, अच्छी ज़िंदगी मिल रही है, मुझे रहने की जगह मिल रही है, कपड़े मिल रहे हैं, मेरी बेसिक ज़िंदगी की ज़रूरियात पूरी हो रही हैं, ये तो हो गया उसका सर्वाइव। फिर उसके बाद ज़ाहिर है कि आपके माइंड के अंदर एक रिवार्ड मैकेनिज़्म भी होता है। जो कि अगर आप कभी कोई मुश्किल काम से गुज़र के कोई चीज़ अचीव करो तो आपको आपका आपके माइंड के अंदर कुछ केमिकल्स वग़ैरह जनरेट होते हैं, जैसे डोपामाइन हो गया, ठीक है? या इस तरह के और भी जितने भी केमिकल्स हैं आपके माइंड में जो रिलीज़ होते हैं, वो एज़ अ रिवार्ड मैकेनिज़्म वर्क करते हैं आपकी बायोलॉजी के ऊपर कि आपने ये चीज़ मुश्किल तरीके से की तो आपने ये की। अब वो एक सर्वाइव के स्टेप से निकल के थ्राइव के स्टेप पे आ गया। कि अब वो और भी कुछ करना चाहता है और भी कुछ करना चाहता है। तो ये ऐसे ही है जैसे आपको एडिक्शन होती है। आपका जो माइंड है वो बेसिकली एडिक्ट है इन केमिकल्स के ऊपर, ठीक है? जो कि आपका माइंड जो है वो चाहता है कि उसको ना कोई रिवॉर्ड मिले, हुँ, ठीक है? जिससे उसको अच्छी फीलिंग आए, मतलब वो अच्छा सैटिस्फाई हो। हुँ, तो बिल्कुल। इसी तरह जितने भी इस तरह के एक्सट्रीम एग्ज़ाम्पल्स हैं, जैसे तो तुमने एग्ज़ाम्पल दी इलॉन मस्क की, या फिर उसके अलावा और भी जितने भी लोग हैं जो कि हाई अचीवर्स हैं दुनिया के अंदर, वो बेसिकली वो थ्राइव के जो स्टेप्स हैं उनमें वो बहुत काबिल हैं कि हुँ, उन्होंने कोई मुश्किल चीज़ सॉल्व की, उस रिवॉर्ड की वज़ह से फिर उन्होंने एक और सॉल्व की, तो वो भी चीज़ उनकी हैबिट का पार्ट बन गई हुँ। और इवेंचुअली उन्होंने वो चीज़ें करना शुरू कर दी और वो बाकी लोगों से थोड़ा अलग हो गए। ज़्यादातर लोग तो सर्वाइवल के स्टेप के ऊपर ही वो अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं। ऐसा ही है। इस पे मैं एक कुछ चीज़ें और भी ऐड करना चाहूँगा। अब देखिए अगर हम एक्सट्रीम एग्ज़ाम्पल्स को लें, उनका अगर यूज़ केस स्टडी करें ना, तो उनको उनमें ना आपको ना कुछ चीज़ें मिलेंगी जो कि ना कॉमन होती हैं, ठीक है? फिर आपको ना एक पैटर्न आएगा नज़र। वो कॉमन क्या, अगर आप इलोन मस्क की आप एग्ज़ाम्पल ले लें, तो वो बचपन में बुक्स बहुत रीड करता था। उसने हर तरह हुँ, की बुक्स रीड की हुई हैं, फ़िलॉसफ़ी हुँ, के ऊपर, फ़िज़िक्स के ऊपर, स्पेस के ऊपर, तो उसको स्पेस काफ़ी फ़ैसिनेट करती थी।
उसको यंग एज में स्पेस के बारे में उतनी इन्फॉर्मेशन मौजूद थी कि जितना एक नासा के अंदर जो जॉब कर रहा था उसको इन्फॉर्मेशन उसको 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 होती है। तो हुँ, आप देखते हैं कि जितनी आप जल्दी ह्यूमन जो है, वो ये सारी कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन जब उसकी मसल मेमोरी बन जाए ना, यानी कि हुँ, अब उसको ना मेहनत नहीं करनी वो चीज़ें को प्रोसेस करने के लिए। वो उसके इंस्टिंक्ट्स उसके मसल मेमोरी के अंदर शामिल हो गए हैं। तो नेक्स्ट अब उसने जो जो काम करना है, वो वाला काम करना है जो कि उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। हुँ, यानी कि उसने कॉम्प्लेक्स का लेवल 1 जो है वो उसकी मसल मेमोरी बन गई है, क्योंकि वो उसने बहुत दफ़ा की है। तो अब उसने जब कॉम्प्लेक्स 2 लेवल तक जब उसने उसने जाना है, तो उसके जो टूल्स हैं, जो उसके पास मौजूद है, जिसने उसने सोचना है, वो कॉम्प्लेक्स लेवल 1 वाली सारी चीज़ें हैं। वो हुँ, उसके मसल मेमोरी के अंदर है। उसको सोचते हुए उसको एफर्ट नहीं करनी पड़ रही, उसको वो बार-बार कोई बुक का रेफरेंस नहीं उसको देखना पड़ रहा। उसके हुँ, लिए वो चीज़ें इंस्टेंट हैं, ठीक है? हुँ, फिर जब उसने वो कॉम्प्लेक्स लेवल 2 उसने अचीव कर लिया, वो जब उसकी मसल मेमोरी बन गई, ठीक है? उसकी सेकंड नेचर हो गया, अब वो कॉम्प्लेक्स लेवल 3 के अंदर वो जाएगा। जैसे ही वो कॉम्प्लेक्स लेवल 3 के अंदर जाएगा, तो वो वाला जो काम करेगा, वो काम करने के लिए जो टूल्स उसको चाहिए होंगे, जो एक मेंटल कैपेसिटी चाहिए होगी उनको प्रोसेस करने के लिए, वो सारी जिम्नास्टिक उसने ऑलरेडी प्रैक्टिस की हुई है, जो पहले उसने कंपास लेवल 2 के प्रॉब्लम सॉल्व करते-करते हुए। तो इसलिए वो चीज़ें उसके लिए सॉल्व करना आसान हो जाएँगी। जैसे अगर हुँ, आप मैथमेटिक्स में हैं, तो मैथमेटिक्स में पहले सबसे पहले आपने ये समझना है कि काउंटिंग क्या है। काउंटिंग के हुँ, बाद आपने ये समझना है, अच्छा काउंटिंग की तो समझ आ गई, अब मैंने एडिशन को समझना है, सब्ट्रैक्शन को समझना, अरिथमेटिक लॉज़ समझने हैं आपने, ठीक है? हुँ, आपने ये चीज़ें समझनी है, अब आप फैक्टोरियल में चले गए हैं, फिर अब आप मैट्रिक्स में चले गए हैं, आप ग्राफ में चले गए हैं। तो ये सारे ऐड ऑन होते जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स। तो जितनी चीज़ें आप सॉल्व कर लोगे, उसको अपनी मसल मेमोरी बना लोगे, तो नेक्स्ट जो आपका लाइफ का चैप्टर होगा, ठीक है? वो उसके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान इसलिए होगा क्योंकि आपके फंडामेंटल्स आपके बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। वो वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो जो फंडामेंटल दरकार है, वो बहुत उसको हेल्प करेंगे वो चीज़ें सॉल्व करने के लिए। हुँ, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि अगर अभी इलॉन मस्क वो बैठा हुआ है, ठीक है? अगर उसने कुछ स्पेस का कुछ मतलब डिसीज़न लेना है, ठीक है? तो और मैंने अगर लेना है, तो मुझे वो डिसीज़न लेते हुए 5 साल लग जाएँगे स्टडी करते हुए, क्योंकि मैं तो वो उस सारे प्रोसेस से गुज़रा नहीं हूँ, ठीक है? हुँ, उसके लिए वो इंस्टेंट होगा, समझ आई? हुँ। ये चीज़ें ठीक हैं। है। मुझे इस चीज़ की थोड़ी आगे समझ के तुम ये कह रहे हो कि जो बेसिकली इंसान जो है जब वो अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस से गुज़रता है या फिर कुछ चीज़ों के ऊपर एफ़र्ट करता है, तो आहिस्ता-आहिस्ता वो चीज़ें उसके लिए ईज़ी होती जाती हैं। उसकी हुँ, इंस्टिंक्ट का पार्ट बनती जाती हैं। इस पे एक बड़ी साइंस फ़िक्शन मूवी भी है जो कि हम सजेस्ट कर सकते हैं, लूसी अगर तुमने देखी हो। तो लूसी हाँ। उसमें तो वो ज़ाहिर है वो एक फ़िक्शन है जिसमें वो एक ड्रग यूज़ करती है, ड्रग यूज़ करने के बाद ना बड़ी ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि उसकी ना इंस्टिंक्ट में शामिल हो जाती हैं जो कि नॉर्मल लोगों से हट के होती हैं। जैसे कि किसी भी पर्सन की आइज़ देख के उसकी सोच गेस करना, ठीक है? या फिर किसी भी पर्सन का हाथ पकड़ के उसकी सोच गेस करना, ठीक है? किसी और लैंग्वेज में बात को समझ लेना, वो भी क्विकली, ठीक है? मतलब कि वो वाले सारे काम करना जो कि नॉर्मल लोगों से हट के हैं, क्योंकि हुँ, वो उसने वो ड्रग खा लिया जिससे वो उसकी डेवलप होगी। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि रियल वर्ल्ड में ड्रग खाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि आपको उन सारे एक्सपीरियंसेस से गुज़रना पड़ेगा जिसके बाद आपके जो इंस्टिंक्ट्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे। जैसे अगर हम क्रिकेट में एग्ज़ाम्पल लें, क्रिकेट में जो अच्छे क्रिकेटर्स हैं, वो जब कोई भी अगर तुम किसी बैट्समैन की एग्ज़ाम्पल लो, तो जब वो कोई भी एक शॉट खेलता है तो वो ऐसा लगता नहीं है कि ये जिसको हम बोलते हैं एफर्टलेस प्ले कर रहा है, मतलब ये कि उसको एफर्ट नहीं लगानी पड़ी कि मैं ऐसे करूँ, ऐसे स्टेट ऑफ फ्लो। उसकी प्रैक्टिस इतनी है कि उसकी बॉडी ऑटोमैटिकली उस फ्लो में आ जाती है और वो एक बेस्ट शॉट प्ले करता है किसी भी कंडीशन के अंदर, जो कि ज़ाहिर है कि उसने हुँ, पहले प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा की हुई है। तो वो उसकी हुँ, इंस्टिंक्ट का पार्ट बन गया, उसको इतना स्ट्रगल नहीं करना हुँ। पड़ रहा। ठीक है। हाँ, अब इसके ऊपर भी बस सिर्फ़ एक आखिरी पॉइंट हुँ। रखूँगा। हुँ, एक हुँ। चीज़ होती है जिसको स्टेट ऑफ फ्लो बोलते हैं, कि जब आप एक चीज़ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं फ़ोकस के साथ, तो वो चीज़ें ना आपकी ना मतलब आपको सोचना ही नहीं पड़ता, कि जिस तरह एक आर्टिस्ट हैगा वो डांस कर रहा है, डांस मूव कर रहा है। अगर मैं डांस करूँगा तो मेरे डांस करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं वो सोच-सोच के अगला स्टेप ले रहा हूँ ऐसे-ऐसे, हुँ, ठीक है? हुँ। लेकिन जो अच्छा डांसर है, ठीक है, जब उसने डांस करना है तो उसके लिए डांस करना बड़ा आसान है। वो एक स्टेट ऑफ फ्लो के अंदर है, वो सोच भी नहीं रहा है कि उसने करना क्या है, वो बिल्कुल। उसके बॉडी मूव हो रही है जैसे-जैसे साउंड के बीट चल रहे हैं, ठीक है? तो ये भी एक पॉइंट था जो मैं रखना चाह रहा था, हाँ, ऐसे ही कि है। जो
मसल मेमोरी ना वो बहुत मतलब इंसान को हेल्प करती है एक नेक्स्ट लेवल अचीव करने के लिए। बिल्कुल, इस चीज़ को ना मैंने खुद भी पर्सनली एक्सपीरियंस किया हुआ है, बल्कि तुमने खुद भी किया होगा। जब भी कोई पर्सन नया-नया गिटार सीखता है, तो वो ना बड़ा कॉन्शियस होता है प्ले करते हुए कि ये वाली कॉर्ड पकड़ूँगा, ये कॉर्ड पकड़ूँगा, ये कॉर्ड। लेकिन वो जिस पर्सन से सीख रहा है, वो सोच भी नहीं रहा और ऑटोमैटिकली उसकी फिंगर्स खुद मूव कर रही हैं कॉर्ड्स के ऊपर। हुँ, और इसी हुँ, तरह जब मैंने पियानो सीखना स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग में तो मैं मतलब गेस करता था कि अच्छा ये नोट है, ये नोट है, ये नोट है। अब ना ये चीज़ मैंने खुद फ़ील करना शुरू कर दिया है और ये मुझे खुद क्योंकि मैं इस चीज़ के ऊपर थोड़ा एनालाइज़ कर रहा था कि मेरे साथ बड़ी दफ़ा अब ऐसे होता है कि मैं जो भी ट्यून माइंड में प्ले कर रहा होता हूँ, तो कीबोर्ड में जिस पहली की पे मेरा हाथ पड़ता है, एक्चुअल में वो ट्यून वहीं से स्टार्ट हो रही होती है। एंड आई हाँ, समटाइम्स थिंक दैट हाउ ये हुआ कैसे है? क्योंकि मैंने तो सोचा भी नहीं कि मैंने इस की पे हाथ रखना था, लेकिन ऑटोमैटिकली मेरा हाथ इस की पे आ गया। ऐसा ही व्हिच है। मीन्स कि आपने एक सर्टेन एफर्ट के बाद वो एक चीज़ स्किल डेवलप कर लिया कि आपको सोचना नहीं पड़ा, आपकी हाथ जो है वो खुद मूव कर रहे हैं अकॉर्डिंगली हुँ, किसी भी चीज़ के ऊपर। एग्ज़ैक्टली ऐसा या ही। यानी कि हमें ये पता चल रहा है कि इंसान जो भी फ़ैसले कर रहा है, वो उसमें हुँ, खुद मुख्तार नहीं है। हुँ, उसकी बॉडी कंट्रोल कर रही है, उसका ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, ठीक हाँ, है? ब्रेन इंसान के कंट्रोल में नहीं है, ठीक है? आप ब्रेन को कंट्रोल नहीं कर सकते। ब्रेन ठीक है। आपको कंट्रोल करेगा। वो सारी स्पिरिचुअल बातें होती हैं कि आप कहते हैं कि नहीं हमने ब्रेन को कंट्रोल करना है, तो अगर ब्रेन को कंट्रोल करना है, तो आप अपने हार्ट बीट को कंट्रोल करना करके बताओ, हार्ट बीट को कैसे कंट्रोल करोगे? ठीक है? हुँ, आप इस चीज़ को कंट्रोल करके दिखाओ कि अगर आपको नींद आ रही है तो आपको ख्वाब ना आए, ठीक है? हुँ, ये काफ़ी डीप क्वेश्चन्स हैं जो कि स्पिरिचुअल कम्युनिटी इन चीज़ों को नहीं समझ पाते, ठीक है? लेकिन साइंटिस्ट या जो साइंसी लोग हैं वो ज़ाहिर है कि इस चीज़ को कहते हैं कि जो भी चीज़ है वो सिर्फ़ आपका माइंड है, आपका ब्रेन है, जो फ़िज़िकल चीज़ है, केमिकल रिएक्शंस है उसके अंदर, ठीक है? अगर वो केमिकल रिएक्शन इम्बैलेंस होता है उससे आपके मूड स्विंग भी होते हैं। यानी कि कहने का मकसद ये है कि इंसान आज़ाद नहीं है, ठीक है? इंसान के अंदर मतलब उसकी जो न्यूरोलॉजी है, ठीक है? जो न्यूरोसाइंस उसको बोलती है कि वो हर चीज़ हार्डवायर्ड हुई हुई है, ठीक है? हाँ, हुँ, वो वाली जो वायरिंग है वो मतलब कल को चेंज हो जाती है अगर वो एक सर्टेन चीज़ को प्रैक्टिस करे बार-बार। जैसे वो अपना चलने का स्टाइल चेंज कर ले, ठीक हुँ, है? या अपने बोलने का स्टाइल चेंज कर ले या अपनी बॉडी लैंग्वेज चेंज कर ले। एक वक़्त के बाद वो उसका मतलब मसल मेमोरी उसकी वो चीज़ बन जाएगी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे फ्री विल एग्जिस्ट नहीं करती, हर चीज़ डिटर्मिनिज्म है, ठीक है? मतलब डिटर्मिनिस्ट है कि आप ये बता सकते हो क्योंकि फिज़िकल लॉज़ हैं सारे, तो ज फिज़िकल लॉज़ को अगर आपको पता है, ठीक है? तो आप बता बता सकते हो कि इंसान का अगला एक्शन क्या होगा। और रैंडमनेस भी कोई एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि रैंडमनेस क्या है कि आपकी इनकैपेबिलिटी है कि आप ये नहीं बता सकते कि वो नेक्स्ट मूव वो कहाँ पे जाएगा क्योंकि वो स्पीड ही बहुत हुँ, है, वो कंप्यूटेशनल पावर आपको चाहिए। लेकिन अगर आपके पास इनफ कंप्यूटेशनल पावर हो आप ये भी बता सकते हो कि अभी पार्टिकल है वो अभी इस पोजीशन के अंदर नेक्स्ट पे वो यहाँ पे होगा या वो यहाँ पे होगा या वो वेव फॉर्म में होगा या वो पार्टिकल फॉर्म में होगा। बिल्कुल। तो हुँ, ऐसे ही है, विद टाइम इंसान ने काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ों में अचीव किया भी है, जैसे कि पहले के टाइम के ऊपर हम ये कभी भी प्रेडिक्ट नहीं थे कर सकते कि इस टाइम के ऊपर बारिश होगी या नहीं। लेकिन आज हम ये भी बता सकते हैं कि 1 हफ्ते के बाद बारिश होगी या नहीं। मतलब वही हुँ, चीज़ जो पहले के टाइम में रैंडम थी, हुँ, कि पता नहीं होगी या नहीं। हुँ, अब हमें क्योंकि हम उन वेरिएबल्स को विद हेल्प ऑफ मशीन्स एंड विद हेल्प ऑफ साइंस कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि अच्छा नेक्स्ट संडे को बारिश होगी बिकॉज़ यू नो दैट विंड की स्पीड ये होगी, टेम्परेचर इतना होगा, ह्यूमिडिटी इतनी होगी और वो हुँ, उस लैंड में जो है वो ग्रीनरी इतनी है, तो उस लिहाज से इस जगह पे आप और जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन यू प्रेडिक्ट तो वो बारिश वहाँ पे होती है। हाँ, जो कि आजकल सही। मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई हुई है। तो आपने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ऐसी कॉम्प्लेक्सिटीज़ सॉल्व कर ली हुई हैं, जो कि पहले कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी। इसी तरह फ्यूचर में आप मज़ीद सॉल्व कर लोगे। इस पे मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, जो रैंडमनेस है ना, वो थोड़ा-सा उसको साइंटिफिकली भी एक्सप्लेन करते हैं, वो क्या है? रैंडमनेस अनसर्टेनिटी है, ठीक है? हुँ, अनसर्टेनिटी क्या है कि हिडन वेरिएबल्स हैं जिसको आपको पता नहीं है, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल। जब आपको उन हिडन वेरिएबल्स का पता चल जाता है, तो वो प्रोबेबिलिटी बन जाती है। हुँ, ठीक है? लेकिन प्रोबेबिलिटी से आप उसको प्योर डिटर्मिनिज़्म में कब ले लेकर आओगे जब आपके पास वो कंप्यूटेशनल टूल्स मौजूद हैं जो कि प्रोबेबिलिस्टिक रिज़ल्ट को ना डिटरमिन कर दें कि नहीं अब यही इसका
हुँ, रिज़ल्ट है, हुँ, जब कंप्यूटेशनल पावर बहुत ज़्यादा हो जाए आपके पास। एक तो हुँ, आपके पास हुँ। वेरिएबल्स हैं, आपको हर वेरिएबल का पता है, फिर उस वेरिएबल के कॉज़ एंड इफ़ेक्ट के चेन से जो भी रिज़ल्ट आएगा, वो कंप्यूटेशनली अगर आपने पहले से ही आपने सिमुलेट कर लिया हुआ है, तो आप बता सकते हो कि नेक्स्ट एक्शन उसका क्या होगा। बिल्कुल और इसमें भी ना प्रोबेबिलिटी के अंदर भी अगर टेक्निकली मैथमेटिक्स के अंदर या स्टैटिस्टिक्स के अंदर देखा हो तो प्रोबेबिलिटी में भी ना बाज़ औक़ात आप ना कुछ रैंडम वेरिएबल्स रखते हो और उनकी ना आप हुँ, परसेंटेज सेट कर देते हो कि वी आर 95% श्योर कि ये चीज़ होगी और हुँ, 5% की ना आप फेलियर्स की ना स्केल सेट कर देते हो बिफोर आंसरिंग योर क्वेश्चन एब्सोल्यूटली। तो जो मैथमेटिक्स है या स्टैटिस्टिक्स है वो उसको कह तो यही रही होती है दैट इट इज़ हुँ, एब्सोल्यूट विद 5% एरर मार्जिन। हुँ। वो एरर मार्जिन पे ना स्टार्टिंग में वो जिसको स्टैटिस्टिक्स में आई एम नॉट श्योर कि तुमने वो चीज़ देखी है नहीं, उसको स्टैटिस्टिक्स में ना बायसेस कहते हैं, कि बायसेस आप बोलते बायस हैं। हुँ, स्टार्टिंग में ना आप सेट कर देते हो, कि ये हुँ, वो बायसेस हैं जिनकी जो कि हम स्टार्टिंग में हमने सेट कर दिए और उसकी बेस पे ये वाला डिसीजन आएगा इतने एरर मार्जिन रेट के साथ। हाँ, ऐसा ही है तो वो और एक तरह से डिटर्मिनिस्टिक ही होता है, बस वो उसमें वो हुँ, सेट कर देते हैं दैट दिस इज़ द एरर मार्जिन दैट वी ऐसा ही है। से ओके। वैसे अक्सर लोग ना क्रिटिक करते हैं डिटर्मिनिज़्म के ऊपर कि अच्छा अगर आपको लगता है कि हर चीज़ ही डिटर्मिन है, फिर ये आर्टिस्ट लोग अपना आर्ट क्रिएटिविटी ये कैसे लेके आते हैं? मैं उनकी एक्चुअली इसी क्रिएटिविटी क्वेश्चन की तरफ आना चाह रहा था। हाँ, इसको ना मैं थोड़ा-सा बस एक ये बस मैं थोड़ा पॉइंट रख दूँ कि तुम सबसे पहले तो ये चीज़ कि जो ब्लाइंड लोग हैं, उनको क्या ख्वाब आता होगा, ठीक है? पहली ये चीज़ और दूसरी ये चीज़ कि जैसे ना बहुत ज़्यादा ना आर्टिस्ट हैं, ठीक है? और वो आर्ट क्रिएट करते हैं। अब ज़ाहिर है वो जो आर्ट है, वो एक तो ये होता है कि आपने नेचर का आर्ट बनाया, आपने एक पिक्चर देखी और वो आपने ड्रॉ कर दी। कुछ आर्ट की टाइप्स इस तरह की भी हैं जैसे एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है या फिर ना अगर तुम इसकी एग्ज़ाम्पल लो तो तुमने अगर देखा होगा लियोनार्डो दा विंची का एक बहुत पुराना ना एक हेलीकॉप्टर का डिज़ाइन है। तब हेलीकॉप्टर एक्ज़िस्ट नहीं था करता बट ही इमेजिन्ड हिमसेल्फ कि एक ऐसी एक चीज़ होगी जो कि फ्यूचर में हो सकती है, ठीक है? तो मतलब ये है कि ऐसी चीज़ इमेजिन कर लेना जो कि ऑलरेडी एक्ज़िस्ट नहीं करती और उसको ड्रॉ कर देना या उसका कॉन्सेप्ट दे देना। तो अब क्या इस चीज़ के ऊपर भी कुछ चीज़ें असरअंदाज़ होती हैं या ये भी फ्री विल के बगैर ही चल रही हैं? हाँ, मैं पहले इस सवाल की तरफ आता हूँ कि क्या एक ब्लाइंड पर्सन को ख्वाब आते हैं कि नहीं, हुँ, ठीक है? तो पहले तो मैं ये देखना यार अच्छा ये बताओ ख्वाब के अंदर क्या होता है? पिक्चर्स होती हैं ना जो हमें समझ आ रही होती हैं जो नॉर्मल लोग को आती है नज़र। हुँ, तो उसमें क्या है पिक्चर्स के अंदर कि इंसान ने शेप्स जो देखी हैं स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, मैं बिल्कुल बेसिक माइक्रोसॉफ्ट पेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक हुँ, है? अगर उसने वो चीज़ें देखी हैं, तो वो बिल्डिंग ब्लॉक्स उसने देखे हैं कि शेप्स इन बिल्डिंग ब्लॉक से बन के एक शेप्स बनते हैं। मतलब आपको पिक्सेल का आइडिया है कि पिक्सेल है, हुँ, ज़्यादा पिक्सेल होंगे तो वो एक शेप बन जाएगी, हुँ, ठीक है? अगर वो चीज़ आपको पता है तो आप ख्वाब में वही चीज़ें आप लेके आओगे। हुँ, ले ठीक है, लेकिन और उसके साथ आपकी दूसरी इंस्टिंक्ट्स भी आ जाएँगी कि जिस तरह आप ख्वाब के अंदर फ़ियर ऑफ फॉलिंग ये भी आप महसूस करते हो, गिरने का जो इंस्टिंक्ट मतलब जो भी आपकी इंस्टिंक्ट्स है ना, उन सब का मिल्कशेक बन के ना वो एक आपका ख्वाब के अंदर आता है, ठीक हुँ, है? अब जो ब्लाइंड पर्सन है, तो ब्लाइंड पर्सन के पास इंस्टिंक्ट तो सारी मौजूद है, सिर्फ़ एक इंस्टिंक्ट नहीं मौजूद, वो विज़ुअल इंस्टिंक्ट है, ठीक है? हुँ, तो विजुअल इंस्टिंक्ट्स को माइनस करके बाकी इंस्टिंक्ट्स के साथ वो जिस तरह से दुनिया के साथ डील करता है, हुँ, ठीक है? जिस तरह से वो पता लगा सकता है हाथ लगा के हाँ, ये अली है, ये लख्ते है, स्मेल करके या जो भी करके। तो इन्हीं महसूसात यही महसूसात उसके उसके ख्वाब बनेंगे और उसी तरह से वो ख्वाब को परसीव करेगा जिस तरह से वो डेली लाइफ़ के अंदर दुनिया को परसीव करता है। मतलब तुम ये कह रहे हो कि ख्वाब में उसको आवाज़ें आती होंगी या स्मेल आती होगी? हाँ, मतलब वो हर हर मतलब जिस तरह से वो दुनिया को परसीव करता है ना, लोगों के साथ इंटरैक्शन करता है, जो उसकी समझ के अंदर है कि ये अली है, ठीक है? ये दीवार है, ठीक है? इसी हुँ, इसी चीज़ को इसी चीज़ को ना मतलब परसीव करते हुए ना वो अपने ख्वाब उसका दिमाग क्रिएट करता है, ठीक है? हुँ। ठीक है, मतलब ये है कि ख्वाब तो ज़ाहिर है आपको वही आएगा जो कि आपने अपनी रियल लाइफ़ में परसीव किया हुआ है। अगर आपने हाँ, कलर्स, बिल्कुल। शेप्स और विज़ुअल चीज़ें एक्सपीरियंस की हाँ, हैं तो आपको ख्वाब में आएँगी। अगर आपने हाँ, नहीं की हैं तो ज़ाहिर-सी बात है कि नहीं आएँगी। सो इट मीन्स कि नहीं आती।
हाँ, विजुअली ज़ाहिर मुझे है कि नहीं आता। उसके लिए डिफरेंशिएट करना कि ये येलो कलर है या ये पर्पल कलर है, तो ज़ाहिर है हुँ, कि ख्वाब में वो चीज़ें नहीं आ पाएँगी क्योंकि वो तो कभी उसने चीज़ें परसीव ही नहीं की। हुँ, तो ओके, जो एम्पिरिकल चीज़ें हैं कि जो चीज़ें आप परसीव करोगे वही आपके ख्वाब में आएँगी, तो ख्वाब में सिर्फ़ वही आएगा, जो चीज़ें आपने देखी हुई हैं। उसी का हुँ, मिल्कशेक बन के चीज़ें ऊपर-नीचे हो जाएँगी। ठीक है। चलो इसके अलावा जो सेकंड क्वेश्चन है, जो कि क्रिएटिविटी के साथ लिंक्ड है, उस पे क्या कहना चाहते हो? हाँ, देखें उनके जो क्रिएटिविटी है ना वो भी प्योरली डिटर्मिनिस्ट है, जो हार्ड डिटर्मिनिज़्म जो उसको बोलते हैं, ठीक है? लेकिन इसके अंदर आप क्या ऐड ऐड करते हो, अनसर्टेनिटी आप ऐड करते हो, ठीक है? या फिर आप इंस्पिरेशन ऐड करते हो। अब आप देखो कि अगर तो कोई एक आर्टिस्ट है, उसने कोई आर्ट उसने करना है या उसने कोई सॉन्ग लिखना है, तो उसको वो चीज़ें करने के लिए उसको कोई ना कोई एक इंस्पिरेशन चाहिए, हुँ, ठीक है? तो डिटर्मिनिज़्म यही कहती है ना कि जब तक आपके पास एक कॉज़ नहीं है, आप इफ़ेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते, हुँ, ठीक है? कॉज़ एंड इफ़ेक्ट का इसके साथ ही आप बता सकते हो कि ये क्या काम होने जा रहा है, कॉज़ इफ़ेक्ट की पूरी चेन है। तो जो हुँ, आर्टिस्ट है, ठीक है? अगर उसने कोई दुखी सॉन्ग उसने बनाना है, ठीक है? तो हमें पता होगा कि ना उसके साथ ये इवेंट लाइफ़ के अंदर हुआ है, उसका दिल टूटा है या उसने कोई डेथ्स देखी हैं या वो मायूस हो गया है लाइफ़ से वैसे ही या फिर उसने अपने आप को उस बंदे की लाइफ़ के साथ इमेजिन करके देखा और लिखना शुरू कर दिया। हुँ, यानी कि उसको इंस्पिरेशन, उसको इनपुट चाहिए। जब उसको इंस्पिरेशन इनपुट चाहिए, अब उसको वो प्रोसेस करके अब वो कोई भी चीज़ वो क्रिएट कर सकता है। जैसे कि मैं आपको मिसाल दूँ, अगर तो एक शायर है, ठीक है? शायर ने अगर शायरी करनी है, तो उसको शायरी के असूल व ज़वाबित भी तो पता है ना कि ग्रामर के क्या सिमेंटिक्स होंगे, क्या चीज़ें होंगी। मैंने कैसे एक बड़ी बात को छोटी बात में करना है, मैंने अपनी वोकैब्युलरी वगैरह ये सब चीज़ें मैंने इंक्रीज़ करनी है। ठीक है? तो वो चीज़ें क्या हैं कि वो चीज़ें उसके टूल किट हैं, जो कि उसके माइंड के अंदर मौजूद हैं। अब उस टूल किट से उन टूल किट्स को यूज़ करते हुए अब उसने अब एक नया मिसरा बनाना है या नज़्म लिखनी है, उसके लिए उसको इंस्पिरेशन चाहिए। तो हुँ, जब उसको वो इंस्पिरेशन मिल जाएगी, तो उसके कॉम्बिनेशन के साथ जो ऑलरेडी उसके पास टूल है, उसने अपने जज़्बात को उस फ़ॉर्म में लेके आना है। ठीक है? जैसे कि वो कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ अगर गलत हो रही है या सही हो रही है, आपको ना अपने अंदर आपको पता चलता है ये चीज़ रॉन्ग है या ये करेक्ट है, ठीक हुँ, है? अब आपने उसको कम्युनिकेट करना है, तो कम्युनिकेट आप डिफरेंट वे में कर सकते हो। आप ज़ुबान से कर सकते हो, अल्फ़ाज़ के साथ उर्दू लैंग्वेज में कर दो, इंग्लिश लैंग्वेज में कर लो हुँ, या आप हाथ से कर लो या आप अपने काम प्रोफ़ेशनल वे में आप उसको कर लो। तो आपने मैसेज एड्रेस करना है, ठीक है? तो जो भी आर्टिस्ट हैं जो क्रिएटिविटी करते हैं, वो सारा कुछ आपका डिटर्मिनिस्ट के अंदर ही आता है, लेकिन आप उसको प्रोबेबिलिटी के साथ भी आप उसको लिंक कर सकते हो। कहने का मकसद ये है कि आर्टिस्ट आउट ऑफ द बॉक्स जाके कोई भी चीज़ नहीं नहीं बना सकता। जो चीज़ें हुँ, उसने दुनिया में देखी नहीं है ना, वो उस चीज़ को क्रिएट कर ही नहीं सकता, ठीक है? जो डिटर्मिनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है, वो यही कहता है ना कि आपने जो चीज़ें देखी हैं, महसूस की हैं, ठीक है? कॉज़ एंड इफ़ेक्ट के साथ वही चीज़ें आगे होंगी। तो अभी तक जितने भी आर्टिस्ट हैं, उन्होंने कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाई, जो कि उन्होंने अपने एनवायरनमेंट में या अपने पास्ट हिस्ट्री में वो चीज़ें परसीव ना की हों। अगर हुँ, लियोनार्डो ने अगर जहाज़ की इमेज बनाई है, हेलीकॉप्टर की इमेज बनाई है, तो उसने परिंदों को देखा है। तो परिंदों की इंस्पिरेशन है कि उसको देखते हुए उसने अपनी जो इंजीनियरिंग उसकी जो स्किल है, उससे उसने वो जहाज़ की या हेलीकॉप्टर की इमेज बना दी थी। हुँ। ठीक है, मतलब तुम ये कह रहे हो कि उसमें भी परसेप्शन इन्वॉल्व है और इंस्पिरेशन इन्वॉल्व है। जैसे कि तुमने देखा होगा कि बड़े ज़्यादा जो हम मूवीज़ देखते हैं या फ़िक्शनल स्टोरीज़ पढ़ते हैं, उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं, वो कैरेक्टर्स भी रियल लाइफ़ कैरेक्टर्स से इंस्पायर्ड होते हैं। मतलब ये कि हुँ, अगर लेट्स से आपने किसी अ गुस्से वाले आदमी की कैरेक्टराइज़ेशन करनी है फ़िक्शनल एज़ एन आर्टिस्ट, तो आप ज़िंदगी में वाक़ई किसी ऐसे गुस्से वाले आदमी से मिले होंगे, ठीक है? तो तभी आप अपने उस कैरेक्टर में उस चीज़ को डाल सकते हो ना। आपको पता होगा कि हुँ, वो जो बंदा था वो ऐसे-ऐसे करता था। तो हुँ, इसमें मैं थोड़ी चीज़ें ऐड वग़ैरह करके तो ये कैरेक्टर क्रिएट कर देता हूँ। हुँ।
अब अगर इसी में आप मैं एक चीज़ हुँ, भी ऐड करना चाहूँगा। अगर हम कंप्यूटर वर्ल्ड को देखें, ठीक है, गेम्स हुँ, होती हैं उस पे, तो आजकल गेम्स में क्या होता है कि प्रोसीजरली जनरेटेड एनवायरनमेंट होते हैं, कि हुँ, हुँ, जैसे-जैसे जो आपका कैरेक्टर प्लेयर है वो आगे-आगे जा रहा होता है, तो जितने भी टेरेन होती है या जितने भी ग्राउंड्स, बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं, वो पहले से डिज़ाइनर ने डिज़ाइन नहीं की होती, सिर्फ़ उसने ना एल्गोरिदम डिज़ाइन कर लिया होता है। ठीक है, तो वो हुँ, उसी एल्गोरिदम के साथ रैंडमली चीज़ें इधर-उधर प्लेस होके एक खूबसूरत आर्ट वो बनता रहता है। तो क्या इससे क्या हम ये साबित कर सकते हैं कि कंप्यूटर भी क्रिएटिव है? ठीक है, मतलब उसको कोई इनपुट नहीं चाहिए कुछ भी चीज़ करने के लिए, उसको चाहिए, ठीक है? देखें ऐसी वेबसाइट मौजूद हैं कि आप उधर जाओ उन वेबसाइट्स के ऊपर, आप उसको बोलो कि मुझे ना आप कुछ भी चीज़ ऐसे ड्रा कर दो। ठीक है? जैसे ही आप ड्रा करोगे ना तो उससे मिलता-जुलता ना वो एक रियल लाइफ़ कैरेक्टर आपके सामने ले आएगा। अगर आप कैट की शक्ल बनाओगे तो वो कैट आपको वो बना के दे देगा। या अगर आपने ये इस तरह के कंप्यूटर सिमुलेशन मौजूद हैं कि आपने एक आर्ट बनाना है, तो आप उसको कुछ इंस्पिरेशन आप उसको दे देते हो जिस तरह नाइट, वॉर, ब्लड ये आपने ना उसको एक इंस्पिरेशन दे दी। तो वो उस इंस्पिरेशन को देखते हुए जो उसके पास डेटा सेट है, तमाम वॉर्स का, तमाम ब्लड्स का, तमाम नाइट्स का, ठीक है? उनको वो मिक्स करते हुए जो उसके अंदर एल्गोरिदम उसके अंदर डिफाइंड है कि खूबसूरत चीज़ अगर है तो वो किस तरह से दिखेगी। हुँ, तो वो आपको एक क्रिएटिव आर्ट आपको जनरेट करके दे देगा। यानी कि हमें ये भी पता चला क्योंकि कंप्यूटर तो डिटरमिनिस्ट है ना सारा, वो बाइनरी हुँ, में चल रहा है 1 और 0 में, हुँ, ठीक है? तो जब कंप्यूटर क्रिएटिव आर्ट जनरेट कर सकता है, ठीक है? तो ह्यूमन भी कर सकते हैं, ठीक है? अब ह्यूमन अगर कर रहा है तो उसको इंस्पिरेशन चाहिए और उस इंस्पिरेशन के साथ उसको स्किल चाहिए, उसको वो एल्गोरिदम चाहिए। यानी कि अगर हम कंप्यूटर की ज़बान में बात करें, तो आर्टिस्ट को वो एल्गोरिदम चाहिए अपने माइंड के अंदर जिसको यूज़ करते हुए वो एक खूबसूरत चीज़ क्रिएट कर सके, जिस तरह कंप्यूटर भी खूबसूरत चीज़ क्रिएट करते थे। हुँ। इस तरह के काफ़ी वैसे एल्गोरिदम्स हैं जो कि मैंने खुद भी देखे हुए हैं, जो कि हुँ, ना पोएट्री जनरेट करते हैं बेस्ड ऑन हाँ। देयर नॉलेज बेस। अगर आप अ, मतलब वो ज़ाहिर है वो डिटेल में बात चली जाएगी न्यूरल नेटवर्क्स वगैरह में। हुँ, लेकिन ये है कि आप उनको अगर वो चीज़ इनफ सिखा दो जैसे कि ह्यूमन्स ने सीखी है अपनी माइंड से, तो वो भी ये हुँ, चीज़ अचीव कर सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि उसमें वेरिएबल्स काफ़ी इन्वॉल्व हैं और कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी है और कंप्यूटेशन पावर और इसकी जो तरीके हैं वो विद टाइम इम्प्रूव हो रहे हैं और आगे मज़ीद इम्प्रूव हो जाएँगे। तो ये वंडर्स जो अभी हमें वंडर्स लग रहे हैं, ये फ्यूचर में हम एक्चुअल में इम्प्लीमेंट होते हुए देखेंगे। हुँ, ऐसे ही। क्योंकि ठीक है। जैसे आपने भी और मैंने भी हमने दोनों भी अपने पास्ट एक्सपीरियंस के अंदर न्यूरल हुँ, नेटवर्क्स के अंदर और एआई के अंदर काफ़ी काम किया हुआ है, तो हमें तो आइडिया है कि सारी हुँ, चीज़ें डिटर्मिनिस्ट होती हैं। आपके पास सिर्फ एक नॉलेज बेस, एक डेटाबेस आपके पास मौजूद होना चाहिए, कि जिसके ऊपर आप एल्गोरिदम लगा के आप कोई भी क्रिएटिव आर्ट जनरेट कर सकते हो। हुँ, ओके, ठीक है। आजकल तो ये काफ़ी एनएफटीज़ वगैरह भी इसी तरह से जनरेट होते हैं। हाँ, ऐसे हाँ, ही है। ओके, ठीक है। तो ओके इट वाज़ नाइस डिस्कशन एज़ एन एंडिंग नोट अगर तुम कुछ ऐड करना चाहो? हाँ, एंड पे मैं थोड़ा बस फ्री स्पीच को ही मैं टैकल करना चाहूँगा। हुँ, क्योंकि अगर हम फ्री विल की बात कर रहे हैं तो उसमें अगर हम फ्री स्पीच या फ्री थिंकिंग को ना डिस्कस करें तो वो बात पूरी नहीं होगी। ओके। तो जैसे कि हमें पता चल रहा है कि फ्री विल क्या है कि आपने जो काम करना है वो आपने काम करने के लिए जो भी ताकत आ रही है अंदर से वो आ कहाँ से रही है? क्या वो फ्री है? ठीक है, जो भी आप डिसीज़न ले रहे हो वो क्या आप अपनी मर्ज़ी से ले रहे हो? ठीक है? हुँ, तो क्या उसका इख्तियार सिर्फ़ आपके पास है या कोई बैरूनी क़ुव्वत है जो कि असर-अंदाज़ हो रही है? तो हमें ये पता चला कि नहीं फ्री विल तो एग्ज़िस्ट ही नहीं करती, ठीक है? सारी चीज़ें बायोलॉजिकल है, फ़िज़िकल है, ठीक है? तो उन्हीं के लॉज़ के अंदर रहते हुए आप जो आपका माइंड की जो एबिलिटी है प्रोसेस करने की, उसको प्रोसेस करके वो आपको ये कहता है कि अब आपने ये डिसीज़न लेना है आपने, ठीक है? हुँ, तो अगर इस चीज़ को अगर हम समझ लें तो हमें ये पता चलता है कि फ्री स्पीच भी एग्ज़िस्ट नहीं करती। ठीक है? फ्री स्पीच क्या है कि अभी हम दोनों अगर कोई बात कर रहे हैं, तो बात कर रहे हैं तो इसके पीछे एक कॉन्टेक्स्ट एक सेट हो चुका हुआ है कि आज हमने फ्री विल के ऊपर डिस्कस करना है, आज हमने ये डिस्कस करना है कि इंसान डिसीज़न्स कैसे लेते हैं। इवन दो हम जो भी एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, हुँ, कोई भी सुन रहा होगा वो ये बोलेगा हाँ, ये तो फ्री स्पीच है ना जो भी हम कर रहे हैं, लेकिन ये फ्री स्पीच नहीं है क्योंकि हर चीज़ आपस के अंदर कनेक्टेड है। ठीक है? हुँ, जैसे अगर आपने खाना खाना है, तो खाना खाना आपने चाय पीनी है या आपने कॉफ़ी करना है, ये भी चीज़ें सारी प्री डिटरमिन्ड है। मतलब अगर तो कोई सुपर कंप्यूटर है,
उसके पास अगर मेरा प्रोफ़ाइल मौजूद है, तो वो ये बता देगा कि नेक्स्ट एक्शन उसका ये है, ठीक है? हुँ, और वो ये भी बता देगा कि नेक्स्ट अब ये स्पीच करने जा रहा है या नेक्स्ट उसके माइंड में अब ये थॉट आने जा रही है, हुँ, ठीक है? क्योंकि हर चीज़ प्री डिटरमिन्ड है, हर चीज़ अगर आपके पास इनफ वेरिएबल और कंप्यूटेशनल पावर है, तो आप बता सकते हैं कि इसका नेक्स्ट ये बात क्या करेगा या नेक्स्ट ये किस टॉपिक को लेके सोचेगा, ठीक है? अक्सर ये ओके, ट्विटर में लोग फ्री स्पीच को लेके काफ़ी बहस करते हैं, तो उसमें भी यही है कि फ्री स्पीच क्या है? फ्री स्पीच यही है कि हम जो चीज़ें महसूस कर रहे हैं इर्द-गिर्द दुनिया को देखते हुए, उसको उसको रिस्पॉन्स के लिए आपके पास 2 वेज़ हैं, या तो आप अपने हाथ से जाके कोई काम कर लें, ठीक है? कोई टूल बिल्ड कर लें, या आप हुँ, अपना आइडिया जो भी आपने माइंड में सोचा है, वो आप दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर दो, ठीक हुँ, है? इसके अलावा आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ भी ना सोच सकते हो, ना कुछ आप कोई बात कर सकते हो। मतलब आप वही चीज़ें सोचोगे, वही चीज़ें बोलोगे जो कि आपने इर्द-गिर्द देखी हैं। ठीक है? हुँ, यानी कि आप बाउंड हो, उन तमाम चीज़ों के इर्द-गिर्द जो कि आपने आपके स्पेस और टाइम के ऊपर आप वो चीज़ें अब्ज़ॉर्ब कर रहे हो या फिर आप देख रहे हो। उससे बाहर जाके आप कुछ नहीं ना बोल सकते हो, ना ही आप सोच सकते हो। ओके, ठीक है। अभी हमारी जो डिबेट है वो ज़ाहिर है कि ये है कि फ्री स्पीच एग्ज़िस्ट करती है या नहीं करती, तो हम इस पे बात करें। कभी हम इस पे भी बात करेंगे कि जिस चीज़ को फ्री स्पीच का नाम दिया जा रहा है, मतलब कि ज़ाहिर है कि हम तो उस चीज़ को उस इस पे बात करें कि वो चीज़ वाक़ई में है या नहीं। हुँ, लेकिन अभी जैसे रिसेंटली ट्विटर के ऊपर जो है वो इलन मस्क ने ट्विटर एक्वायर कर लिया। तो उसका ये एजेंडा है, वो ये चाहता है कि ट्विटर के ऊपर ना वो फ्री स्पीच लेके आए, ठीक है? तो अभी हम ये बहस करें कि वो फ्री स्पीच एग्ज़िस्ट करती है या नहीं। लेकिन जिस चीज़ को वो फ्री स्पीच कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये है कि वो चाह रहा है कि इसके ऊपर सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए। इस ट्विटर में जो भी बात हो रही है, लेकिन फिर आप ज़ाहिर है इस पे बहस कर सकते हो कि उस सेंसरशिप के ना होने के बाद कुछ लोग ज़ाहिर है वायलेंस के ऊपर भी बात कर सकते हैं, ठीक है? कुछ ग्रुप ऑफ पीपल मिलके कह सकते हैं नहीं यार ये बंदा नहीं ठीक, हमें ये नहीं चाहिए दुनिया में, इसको नहीं होना चाहिए। तो ज़ाहिर है अभी तो इस तरह की चीज़ों के ऊपर सेंसरशिप और इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं, जो कि इस तरह की चीज़ों को रेगुलेट करती हैं। लेकिन क्या ये चीज़ होनी चाहिए? नहीं, इसके ऊपर हम डिटेल में फिर किसी पॉडकास्ट के ऊपर बात करेंगे हुँ। ज़रूर। लेकिन अभी जो हमारी बहस है वो ज़ाहिर है कि ये है कि वो जो फ्री स्पीच जिसकी बात चल रही है, कि वो होनी चाहिए या नहीं, तो क्या वो एक्चुअल में एक्ज़िस्ट भी करती है या फिर नहीं करती? हाँ, ठीक, बिल्कुल। ओके। चलो इट वाज़ नाइस टॉकिंग टू यू। एनी अदर एंडिंग नोट्स? नहीं, आई थिंक आज हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें डिस्कस की हैं। इट वाज़ हुँ। नाइस। चलो ठीक है, इट वाज़ नाइस हैविंग यू। इसके बाद फिर भी थैंक किसी यू। टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है? ओके बिल्कुल। देन, टिल देन, बाय बाय। बाय-बाय।